साथियों, जिस चीज का डर था फाइनली वही हुआ। यमन के हुतीज ने सऊदी अरब की बैक्ड आर्मी पे एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस हमले में कम से कम 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और किस हिसाब से कितने इंपैक्टफुल हमले हुए हैं इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये हमले हुए क्यों। दरअसल कहानी यह है कि सऊदी अरब, क्योंकि पैसा तो बहुत है इनके पास, तो ये प्रॉक्सी लड़ाते हैं। प्रॉक्सी का मतलब यह है कि अलग अलग देशों में फंड करते हैं, वहां पे हथियार देते हैं, वहां पे हथियार दे के एक नए मिलिटेंट ग्रुप को तैयार करते हैं, जो ग्रुप उस देश की सत्ता को चेंज करके एक ऐसी सत्ता को काबिज करता है जो कहीं ना कहीं इजराइल के हिसाब से चले, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के हिसाब से चले, जो कहीं ना कहीं सऊदी अरब के हिसाब से चले। सेम ऐसा ही यमन के अंदर भी ये लोग तैयारी कर रहे थे। यमन के अंदर कई सारे ऐसे ग्रुप थे जिसको सऊदी अरब लगातार फंड कर रहा था, लगातार पैसे दे रहा था, अमेरिका हथियार दे रहा था, और इन सब का एकमात्र एजेंडा था कि कैसे भी करके जो यमन के हुतीज हैं इनको काउंटर किया जाए, इनको मार के सना से भगाया जाए और वहां पे फिर एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो सरकार सऊदी अरब के कहने पे चले, जो सरकार बब अल मंडेब में कोई डिस्टरबेंस पैदा ना करे और जो सरकार अमेरिका की बात माने और ईरान की बात ना सुने। अब इसी तैयारी में सऊदी अरब पिछले कई दिनों से लगा हुआ था, लगातार फंड कर रहा था, लगातार पैसे भेज रहा था, लगातार हथियार भी भेज रहा था। अब यह चीज जब यमन के हुतीज को पता चली, तब यमन के हुतीज ने कल देर रात बड़ा हमला किया है और इस हमले में अब तक 60 से ज्यादा मिलिटेंट की मौत हुई है और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग घायल हुए हैं जिनके बारे में अभी तक लिखा पढ़ी में तो कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर ऑफिशियल डाटा 60 है तो एक्चुअल डाटा 600 भी हो सकता है। बहरहाल किस हिसाब से हमले हुए थे, कुछ वीडियोस निकल के सामने आए हैं, मैं चाहूंगा कि उन वीडियो को देखें आप। لا صاروخ وقع جنبنا। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सऊदी अरब की बैक्ड आर्मी के ऊपर यमन के हुतीज ने हमला किया। और एक बात बड़े साफ तौर पे ये बता दी कि तुम चाहे पाकिस्तान से डील कर लो, तुम चाहे अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हो जाओ, या फिर इजराइल जो तुम्हारा असली वाला बाप है वो आ जाए मैदान में, यमन के हुतीज को कोई टेंशन नहीं है। अब ये हमला जब किया गया तो इसके बाद कई सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर शायद हुतीज के ऊपर बड़ा अटैक कर सकता है। अब समस्या इस बात में यह है कि भाई सऊदी अरब तो तैयार बैठा है, लेकिन अमेरिका का पिछवाड़ा फट गया है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ते लड़ते अमेरिका ने 850 से ज्यादा अपनी टॉम हॉक मिसाइल दाग दी। ध्यान दीजिएगा, 850 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइल दाग दी। इसके अलावा 1000 से ज्यादा इंटरसेप्टर दाग दिए और ये इतनी तादाद में दागे गए हैं कि भाई साहब 80% से ज्यादा जो हथियारों का जखीरा था डोनाल्ड ट्रंप का वो खत्म हो चुका है। CNN की रिपोर्ट है जिसके हवाले से ये बात मैं आपको बता रहा हूं। CNN की रिपोर्ट आप देखिए, जो कि अमेरिका की अपनी न्यूज एजेंसी है। इसमें साफ तौर पर दावा किया गया है कि 80% से ज्यादा हथियारों की कमी है। अब ऑब्वियस सी बात है, कई सारे लोग यहां पे सवाल पूछ सकते हैं कि प्रखर भाई अमेरिका इतना बड़ा देश है और 800 850 टॉम हॉक मिसाइल दाग दी, 1000 से ज्यादा इंटरसेप्टर दाग दिए, तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ जाएगा। अब इसका जवाब मैं आपको देता हूं। आप एक चीज नोटिस करें, किसी भी देश की किसी दूसरे देश के साथ जब डिफेंस डील होती है, जैसे भारत ने राफेल मंगाया फ्रांस से, अब ये राफेल अगर आज ऑर्डर दिया जाता है तो आने में कम से कम 5 से 6 साल का वक्त क्यों लगता है भाई। तादाद तो केवल 30-32 ही होती है, लेकिन आने में 5 से 6 साल का वक्त क्यों लगता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसी चीजें हैं कि इनको आप 2 घंटे में नहीं बना सकते, 2 दिन में भी नहीं बना सकते, 2 महीने में भी नहीं बना सकते। तो ये जो 800 850 मिसाइलें दागी गई हैं, इनको बनाने में कई साल लगे थे और इनको दाग के खत्म कर दिया अमेरिका ने। अब अमेरिका ने चूंकि दाग के खत्म कर दिया तो कमी तो आई है, और यही वजह है कि यमन के हुतीज का हौसला बढ़ा है। उनको पता है कि सऊदी अरब कुछ भी कह दे, अमेरिका इनके साइड आने वाला नहीं है, और इसी वजह से सऊदी अरब के आर्म्ड बैग ठिकानों पर बढ़िया से ठोका है। इसी दौरान दोस्तों ईरान ने भी तगड़ा काम किया है।
खबर यह है कि ईरान के अंदर कई सारे ऐसे ग्रुप बनाए जा रहे थे जो अमेरिका के इशारे पे थे, जो रेजा पहलवी के इशारे पे थे, जो इजराइल के इशारे पे थे। और इनका काम क्या था कि ईरान के अमन और चैन को खत्म किया जाए, ईरान के अंदर से दंगे करवाए जाए, वहां पे आत्मघाती हमले किए जाएं, जिससे ईरान की जो आवाम है उसका भरोसा सरकार के ऊपर से टूट जाए। और जब सरकार के ऊपर से भरोसा टूटेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, सरकार को कम पसंद करेंगे और फिर सरकार गिर जाएगी। यही इनका प्लान था। इस चक्कर में आपने सुना होगा कि जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को आखिरी बार सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो उस दौरान भी कुछ IRGC के कपड़े में हुए आतंकवादी वो आते हैं और आने के बाद गोली चला देते हैं। उसमें 3 IRGC के मेंबरों की शहादत भी हुई थी। अब यही काम ये लोग लगातार प्लान कर रहे थे, लेकिन इस बार इनका प्लान नेस्तनाबूद इस वजह से हो गया चूंकि एक जगह लगती है किरमन में भाई साहब 21 से ज्यादा मोसाद के एजेंट पकड़े गए। रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि 21 से ज्यादा मोसाद के एजेंट पकड़े गए। और इन्हीं के बाद फिर खबर निकल के सामने आई कि अलग अलग जगहों से, जी हां, अलग अलग जगहों से मिलिटेंट यानी आतंकवादी पकड़े गए हैं। 4 को तो IRGC ने वही निपटा दिया। अब 4 को निपटाने के बाद 4-5 ऐसे हैं जिनको IRGC ने गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करके इनसे यह पता किया जाएगा कि आखिर अब इनका अगला स्टेप क्या है और इनको बैकिंग और फंडिंग कहां से मिल रही है। यानी जब ये लोग लड़ते लड़ते थक गए तो भाई साहब ये अंदर से खोखला करने की तैयारी में थे, लेकिन IRGC ने इनको वहां भी घुटनों पे ला दिया। अब IRGC का आप नया कारनामा सुनिए। IRGC के पास जो फाइटर प्लेन है, उन फाइटर प्लेनों की जो एक तरह से कहा जाए जनरेशन है, वो जनरेशन बड़ी पुरानी है। ये 3rd जनरेशन भी नहीं है, ये 1st और 2nd जनरेशन फाइटर पायलट वाले प्लेन है। लेकिन इन्हीं फाइटर प्लेनों का बढ़िया नुमाइंदा देखिए कि भाई साहब इन्होंने क्या किया, इनके पास GPS भी नहीं था। जब GPS नहीं था तो इन्होंने क्या किया कि पहले नक्शे को देखा और उस नक्शे को सेट किया और सेट करने के बाद अपना प्लेन लेके निकलते हैं और अमेरिका के अलग अलग एयर बेसेस पे जाते हैं और जाने के बाद वहां बम गिरा देते हैं। मतलब सोचिए कि एक नॉर्मल से प्लेन को उड़ने के लिए भी GPS चाहिए, लेकिन यहां विदाउट GPS केवल नक्शे के इस्तेमाल से वहां पे पहुंच के बम गिरा के ईरान के जो फाइटर पायलट थे अपने प्लेन्स को लेके वापस आ जाते हैं और अमेरिका के तगड़े तगड़े जो डिफेंस सिस्टम थे वो कुछ नहीं कर पाते। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ईरान के सीनियर ऑफिशियल खुद बता रहे हैं, सुने जरा। याद گرفتن که بدون GPS بدون آینس با نقشه خونی و سیستم‌های ابتدایی هدایت جنگنده ها رو تو ماموریت‌های مختلف تمرین کنن و شاید هم برنده ما این بود که اصلا ما از هیچ سیگنالی حتی رادیویی خروجی نداشتیم رو هواپیمامون و شاید هم تو روز اول اونا فکر نمی‌کردن که نیروی هوایی جسارت انجام همچین ماموریتی داشته باشه، طوری که وقتی که کویت عریفجان مورد هدف قرار گرفت اینا تازه رنگ پدافندیشون آلرت شد و تو برگشت 3 تا از F-15 های آمریکایی که داشتن برمیگشتن حالا یا کویت ولی به احتمال زیاد قصد داشتن که در عربستان بشینن رو مورد هدف قرار، یعنی آتش به خودی 3 تا هواپیمای F-15 همزمان در آسمان کویت مورد اصابت پاتریوتای و پدافند هوایی کویت قرار گرفت. شاید هم این فکر رو نمی کردن، یعنی براشون بعید بود که کسی جرأت بکنه به این رو این نزدیک بشه که این ماموریت ها به خوبی و به لطف خداوند انجام। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के सीनियर ऑफिशियल खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि भैया बिना GPS के केवल मैप के सहारे ये लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ठोक के वापस आ जाते हैं और अमेरिका जो 5th जनरेशन B-2 बॉम्बर, स्टील्थ फाइटर जेट सब देखते रह गए। खैर कुवैत की आप कहानी सुनिए। कुवैत की कहानी ये निकल के सामने आई है कि भाई साहब ईरान से दुश्मनी लेके कुवैत इतना अंधा हो चुका है कि कुवैत के अंदर केवल एक ऐसा स्कूल था जो ईरान द्वारा चलाया जाता था, मतलब ईरान का उसका लिंक था। और खबर यह निकल के सामने आई है कि सिक्योरिटी रीजन का हवाला देके ईरान के उस स्कूल को भी बंद कर दिया गया। मतलब उस स्कूल से कौन सी सिक्योरिटी का खतरा था वो ना आपको समझ में आएगा, ना मुझे समझ में आएगा और ना ही किसी और को समझ में आएगा, लेकिन कुवैत ने अमेरिका के कहने पे ये काम कर दिया।
खैर इसी दौरान दोस्तों ओमान के साथ ईरान की बातचीत लगभग मुकम्मल हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मामले में ईरान और ओमान के बीच डील हो चुकी है। खबर यह है कि ईरान ने ओमान से कहा है कि जो नॉर्दर्न साइड है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का और जो साउदर्न साइड है यानी उत्तरी और दक्षिणी जो इलाका है उसको ईरान अपने पास रखेगा। बाकी जो इलाके हैं वहां पे एक टेम्पोररी लेन बनाई जाएगी और टेम्पोररी लेन बना के वहां से 2 से 4 महीनों के लिए जहाज़ों को पार होने दिया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि 2 से 4 महीनों के अंदर ही अगर ओमान की बात अमेरिका से हो रही है तो ओमान अमेरिका को कन्विंस करे कि 2 से 4 महीनों के अंदर ही जो डील वील करनी है कर लो, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज फिर से बंद हो जाएगा। और इस दौरान भी ईरान की पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है, हालांकि अभी इस पर रिव्यू चल रहा है जिसकी खबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इस जो टेम्पोररी पीरियड के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन किया जा रहा है इसमें भी इजराइल और अमेरिका के जो लिंक जहाज हैं उनको नहीं पार होने दिया जाएगा। अब कई सारे लोगों के जहन में यह सवाल आ सकता है कि भाई साहब अगर अमेरिका और इजराइल के जहाज पार नहीं होंगे तो फिर तो अमेरिका ब्लॉकेड लगा देगा, अमेरिका किसी और जहाज को पार नहीं होने देगा और इससे बड़ा नुकसान ईरान को होगा। तो यही तो ईरान ने खेल कर दिया। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो कारनामा आज तक कोई नहीं कर पाया। आर्मीनिया के अंदर से सुरंग निकाल दी। जी हां, आर्मीनिया के अंदर से सुरंग निकाल दी और ये सुरंग डायरेक्ट जाके यूरोपियन कंट्री से डील करेगी। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का जो बचा खुचा बवाल था ईरान ने वो भी खत्म कर दिया और इससे अब ईरान को इतनी सहूलियत मिलेगी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुला रहे बंद रहे कोई मतलब नहीं। इधर रही बात चाइना को तेल बेचने की, तो ईरान ने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इसमें कहा गया है कि ईरान अब पाकिस्तान के जरिए रोड के माध्यम से तेल भेजेगा, यानी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं होगी कि ईरान को कोई टेंशन हो। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी साहब के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई है। और बातचीत के क्या मुद्दे हैं अभी तक बहुत क्लियर तो निकल के सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबर ये निकल के सामने आ रही कि सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया था, बातचीत हुई थी। और सिक्योरिटी रीजन का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई पिछले कई दिनों में भारत ने 2600 से ज्यादा बार हथियारों की खेप इजराइल को दी है। ये बात मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर दस्तूर है तो मैं आपको बता रहा हूं। इसी दौरान दोस्तों ईरान के जो ब्रिगेडियर जनरल हैं जिनका नाम अकरमनी है, इन्होंने साफ तौर पे बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई हमला इजराइल या फिर अमेरिका प्लान कर रहे हैं तो इस हमले को फौरन टाल दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम हर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। और एक लाइन बहुत खास इन्होंने बोली, इन्होंने कहा कि जब से हमें हथियारों की नई डिलीवरी मिली है, अब ये हथियारों की नई डिलीवरी 3 जगहों से हो सकती है। पहला तो ईरान के अपने लोगों ने खुद बना लिया हो और बना के अपनी सेना को दे दिया हो, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी की बात है। लेकिन दूसरी हाई प्रोबेबिलिटी की बात यह है कि रशिया ने भी भर भर के हथियार दिए, क्योंकि रशिया के ऊपर अक्सर आरोप लगा है और रशिया के बारे में यह कहा जाता है कि रशिया ने अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करके कुवैत जैसी अलग अलग जगहों की लोकेशन ईरान को सटीक बताई थी और यही वजह है कि ड्रोन और मिसाइलें डायरेक्ट जाके हिट कर रही थी। बहरहाल अब या तो ईरान के लोगों ने बना लिया या फिर रशिया ने गिफ्ट कर दिया और या फिर तीसरा बड़ा पार्टनर है दोस्तों चाइना ने भी कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से रशिया या फिर चाइना या फिर ईरान के अंदर से ही ईरान की IRGC को हथियार मिले हैं और यही वजह है कि जो अकरमनी साहब इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम अब पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और किसी भी सूरत हाल में अगर हमारे ऊपर जंग थोपी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब ये भी बताया कि अंजाम बहुत बुरा होगा, हम इस बार फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। इतना प्रिपेयर्ड तो हम पहले कभी थे ही नहीं जितना इस बार है। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है हाकान फिदान, इन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत लगभग हो चुकी है, डील हो सकती है और हमको सबको इंतजार है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाए। क्योंकि अगर ये डील नहीं होती है तो आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। अब ये डील कहां हुई है इसके बारे में उड़ती उड़ती जो खबरें आई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बात यह है कि जो इस समय ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची साहब हैं,
कल वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, यानी आज ही पहुंच जाएंगे अगर यहाँ के टाइम के हिसाब से देखें तो। और पहुंच के भाई साहब बातचीत होनी है, मीटिंग होनी है। पाकिस्तान ने बाकायदा न्योता भेजा और कहा कि साहब आप आइए और आने के बाद बातचीत कीजिए। इस वजह से अब्बास अराची वहां पे बातचीत करने पहुंचे हैं। अब इस बातचीत के क्या मायने निकलेंगे, क्या होगा, क्या अमेरिका अपनी बातों पर टिका रहेगा या फिर नहीं टिका रहेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक मीटिंग अभी कल ही अटेंड होनी है और इससे पहले जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है ये सऊदी अरब भागे भागे पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा। अब उसका यही प्रयास अगर सीजफायर करवा देता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। इसी दौरान बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि जापान के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से फायरिंग की है। जापान ने ये आरोप लगाया है, हालांकि आरोप कितना सही है कितना गलत है ये तो नॉर्थ कोरिया ही बता सकता है। और नॉर्थ कोरिया के अंदर भाई साहब ना तो कोई मीडिया है, ना ही कोई कैमरा वाला है, मोबाइल भी नहीं वहां पे, तो खबरें तो कंफर्म नहीं है। लेकिन जापान ने आरोप लगाया है कि भाई साहब मिसाइल दागी गई है। खैर कहां मिसाइल दागी गई है वो तो अभी तक नहीं कंफर्म हुआ है। लेकिन हाँ, इसी दौरान दोस्तों लेबनान के हवाले से एक वीडियो निकल के सामने आया है कि लेबनान के अंदर इजराइल इतनी तबाही मचा रहा है कि उस तबाही को आप देखेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। और वीडियो मेरे पास एक्सक्लूसिव आया, मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। فيش ولا باب جوه يا بعض. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले इजराइल कर रहा है, किस हिसाब से लेबनान को दहलाने का काम इजराइल कर रहा है। अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही तो आप यकीन मानिए लेबनान केवल और केवल कहानियों में ही दिखेगा। जैसे आप एक चीज नोटिस कर लें, माने न माने आपकी मर्जी, कहना मेरा काम है। एक बात आप सोचिए, क्या गजा अब वो गजा रह गया? क्या गजा को आज खाली छोड़ दिया जाए तो गजा में लोग जाके रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और यही इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी नाकामयाबी यही है कि गजा हमारी आंखों के आगे बर्बाद हुआ। लेबनान का नंबर है, मतलब उन शैतानों का जो पूरा प्लान है, जो उनकी किताबों में उनको बता दिया गया कि भाई साहब यहां से यहां तक तुम्हारा है और ये तुम्हारी उस किताब का हिस्सा है, इसके हिसाब से तुम ये देश बनाओगे, फिर तुम पूरी दुनिया के राजा बन जाओगे। वो उस मकसद पे लगे हैं, वो पूरी तरीके से उस मकसद पे लगे हैं। और जो लोग उनको बाप मान के खुश बैठे हैं, एक बार उनकी किताबें उठा के पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि उनकी किताबों की नज़र में तुम कितने बड़े कीड़े मकोड़े हो। यहाँ पे कुछ मेरे ही बिरादरी के लोग हैं भाई साहब, बाप मान के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मुल्ला मारा जा रहा, मुसलमान मारा जा रहा, तो वो बाप मान के बैठे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि भाई साहब उनके नज़र में तुम क्या हो। आज उनको गरज है हिंदुस्तान से उनको मजदूर चाहिए, हिंदुस्तान से उनको हथियार चाहिए, हिंदुस्तान के साथ मिलके वो खेला खेलना चाहते हैं। 150 करोड़ की आबादी को अपने साथ लेके वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अपने हक में बात करवाना चाहते हैं, पॉजिटिव PR करवाना चाहते हैं। तो तुम्हारे लिए वो बोल रहे हैं। जब तुम्हारी भी जरूरत नहीं होगी तो वो तुम्हें भी गाजा बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। समझ जाओ, इतना ही कहूंगा। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ी देर बाद ऐसी अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।